तो हेलो दोस्तों, हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में हैं और इस वीडियो में हम लोग राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए स्पेशल सीरीज चलाई जा रही है यूनिट 9 और 10 के लिए, जो एमपी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो एमपी पॉलिटी है, एमपी की जो संवैधानिक व्यवस्था है, पूरा कवर कर दिया जाएगा इस बुक के माध्यम से। तो ये हमारा चौथा चैप्टर है जिसमें हम लोग राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देर न करते हुए पढ़ते हैं। तो भारत में संघ के समान राज्यों में भी संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। अतः राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक और राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 153 से 167 तक मध्य प्रदेश राज्य कार्यपालिका के बारे में वर्णन किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और मध्य प्रदेश राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल शामिल होते हैं। राज्यपाल, मध्य प्रदेश में राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गठित मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। इस प्रकार राज्यपाल की दोहरी भूमिका होती है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होने के साथ साथ संघ का प्रतिनिधि भी होता है। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार एक व्यक्ति 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, अर्थात राज्यपाल की पुनर्नियुक्ति संभव है। सर्वप्रथम भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की थी। श्रीमती सरोजिनी नायडू का कथन है, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। विषय वस्तु, तो अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल के बारे में बताया गया है। 154 में राज्य की कार्यपालन शक्ति के बारे में बताया गया है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ राज्यपाल, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ गवर्नर। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में चर्चाएं की गई हैं। 156 में राज्यपाल का कार्यकाल क्या होगा उसके बारे में बताया गया है। 157 में राज्यपाल के नियुक्त होने के लिए अहर्ताएं क्या क्या हैं, एलिजिबिलिटीज क्या क्या हैं, वो बताई गई हैं। 158 में राज्यपाल कार्यालय के लिए कुछ दशाएं हैं, उसको बताया गया है। 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण की बात की गई है और 160 में कतिपय आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य बताए गए। अब राजभवन, तो 1980 में भोपाल रियासत की नवाब शाहजहां बेगम द्वारा वर्तमान राजभवन का निर्माण ब्रिटिश अधिकारियों के ठहरने के जगह के रूप में किया गया था। इसे प्रारंभ में लाल कोठी का नाम दिया गया। इस प्रकार वर्ष 1880 के बाद लाल कोठी भोपाल में तैनात ब्रिटिश राजनीतिक एजेंटों का आधिकारिक निवास स्थान बन गया। राजभवन का मूल नाम लाल कोठी स्थिति के लिए बहुत उपयुक्त था निम्नलिखित कारणों से। यह भोपाल शहर की पहली कोठी थी जिसमें लाल चीनी मिट्टी कैवेलस से बनी छत थी। इसके अलावा कोठी का मुख्य रंग लाल था। इन कारणों से सामान्य बोलचाल की भाषा में लाल कोठी कहा जाने लगा और यह नाम भारत के स्वतंत्र होने तक इसके साथ जुड़ा रहा। लाल कोठी, तो भोपाल राज्य के नवाब बेगम शाहजहां द्वारा वर्ष 1880 में इसको निर्मित किया गया। यह यूरोपीय वास्तुकला का एक उदाहरण था, यह उस पर आधारित थी। अब राज्यपाल की नियुक्ति, तो राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है उसको देखेंगे। तो राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात परम पद पर रहता है। संविधान के अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए होती है, परंतु इससे पूर्व भी राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है। इसके बाद भी राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में कुछ परंपराएं रही हैं जो इस प्रकार है। राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में जो परंपराएं हैं, ये परंपराएं मात्र हैं, कभी इनका फॉलो किया जाना मतलब ऐसा नहीं है कि इनको फॉलो ही किया जाएगा। ये परंपराएं हैं, ट्रेडिशंस हैं जो राज्यपाल की नियुक्ति के समय अपनाई जाती हैं। तो संविधान के लागू किए जाने के बाद से अब तक राज्यपाल की नियुक्ति में अनेक परंपराओं का विकास हुआ जो निम्नलिखित हैं। पहला, सामान्यतः एक राज्य में किसी अन्य राज्य के निवासी को ही राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो बहुत संभव है कि आपको मध्य प्रदेश का गवर्नर नहीं बनाया जाएगा, आपको उत्तर प्रदेश या गुजरात या अन्य राज्यों का गवर्नर बनाया जाएगा। ये पहली प्राथमिकता है। दूसरा, जब किसी कारण राज्यपाल का पद रिक्त हो जाता है तो उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कार्यवाहक राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति की योग्यता के बारे में कहा जाता है कि उसे किसी क्षेत्र में जानी मानी हस्ती होना चाहिए और उसे राज्य की राजनीति में सक्रिय भाग नहीं लेना चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति करते समय प्राय उस राज्य के मुख्यमंत्री से केंद्रीय सरकार परामर्श ले सकती है। इस परंपरा का कठोरता से पालन किया जाता है। यद्यपि सरकारिया आयोग ने भी सुझाव दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 155 में संशोधन कर राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में राज्य के मुख्यमंत्री से विचार विमर्श की व्यवस्था की जानी चाहिए, लेकिन कठोरता से इसका पालन नहीं किया जाता है क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति स्वयं से नियुक्ति नहीं करता है। वो जो केंद्र की
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है उसकी सह पर ही इसकी नियुक्तियां करता है। तो बहुत ज़्यादा राय मुशावरा की चीज़ें रहती नहीं है इसमें। सरकारी आयोग का गठन भारत सरकार के द्वारा वर्ष 1983 में किया गया था। इसके अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजीत सिंह सरकारिया थे। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1988 में सरकार को पेश की थी। भारत में निर्वाचित राज्यपाल के स्थान पर नियुक्त राज्यपाल क्यों है? तो संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति ने सुझाव दिया कि राज्यपाल का जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव होना चाहिए, किंतु संविधान सभा में इस पर आम सहमति नहीं बन पाई। जहां कृष्णमाचारी, जीबी पंत और बीजी निर्वाचित राज्यपाल के पक्ष में थे, वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व पंडित जवाहरलाल नेहरू आदि मनोनीत राज्यपाल चाहते थे। संविधान ने कनाडा के संविधान का अनुसरण करते हुए राज्यपाल को मनोनीत करने की पद्धति को अपनाया, किंतु संविधान में इसके स्थान पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की व्यवस्था की गई। इसके लिए यह तर्क दिए गए। पहला, यदि राज्यपाल जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच विवाद होना संभव है। संविधान द्वारा वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री को दी गई है, अतः दल का प्रमुख नेता मुख्यमंत्री ही बनेगा, राज्यपाल नहीं। राज्यपाल एक माध्यम है जिसके द्वारा केंद्र राज्यों पर अपना नियंत्रण बनाए रखती है, किंतु अगर राज्यपाल अपने राज्य की जनता द्वारा निर्वाचित होगा तो वह केवल राज्य का प्रतिनिधित्व ही करेगा, केंद्र सरकार द्वारा नहीं। इससे देश की एकता एवं अखंडता को खतरा पैदा हो सकता है। यदि राज्यपाल राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित हो तो वह राजनीतिक गठबंधन से ऊपर नहीं उठ सकेगा। संविधान ने राज्यपाल को तो एक संवैधानिक प्रधान ही बनाया है, वास्तविक शक्ति तो मुख्यमंत्री व उसके मंत्रिपरिषद के पास होती है। तो क्या ही कारण है कि उसको निर्वाचित किया जाए, जब राज्यपाल का उतना ज़्यादा हैसियत ही नहीं है। कुल मिला के राज्यपाल की कोई हैसियत नहीं है, और ठीक है, एक पद है तो है। उपयुक्त कारणों के आधार पर संविधान सभा के सदस्यों ने यह निर्णय लिया कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जानी चाहिए, जैसा कि कनाडा के संविधान में होता है। वहाँ राज्यपालों की नियुक्ति वहाँ के गवर्नर जनरल द्वारा मंत्रिपरिषद के सराह पर की जाती है। इसी प्रकार भारत में राज्यपाल की नियुक्ति राज्य सरकार के परामर्श से करेगी। वह ऐसा व्यक्ति जो केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों को स्वीकृत हो, केंद्र व राज्यों के मध्य मधुर संबंध बनाने में सहायक होगा। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, ये आइडल कंडीशन है। केंद्र सरकार अपने ही लोगों को राज्यपाल चुनती है। राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में कतिपय सुझाव। भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश के सुब्बा राव ने सुझाव दिया कि राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल के परामर्श से नहीं की जानी चाहिए, बल्कि एक उचित अधिकार प्राप्त समिति की सलाह से इनकी नियुक्ति की जानी चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में प्रमुख सुझाव। तो पहला है, उच्च कोर्ट के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को ही राज्यपाल नियुक्त किया जाना चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति दलगत राजनीति से ऊपर उठकर की जानी चाहिए। निर्वाचन में पराजित व्यक्तियों को राज्यपाल के पद पर नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को एक ही बार राज्यपाल बनाया जाना चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में यथासंभव संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री की इच्छा का सम्मान किया जाना चाहिए। अतः इन सुझावों को यदि क्रियान्वित किया जाए तो निस्संदेह राज्यपाल के पद के लिए सही व्यक्ति की नियुक्ति ही राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, जो इस पद की गरिमा एवं प्रतिष्ठा को बनाए रखेगा। संविधान के अनुसार राज्यपाल अपने आचरण के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा। भारत में सर्वप्रथम 1980 तमिलनाडु के राज्यपाल प्रभुदास पटवारी को बर्खास्त किया गया था। तो ये भी याद रखिएगा, प्रभुदास पटवारी को सबसे पहले। राज्यपालों के चयन के संबंध में विभिन्न आयोगों के सुझाव। सरकारिया आयोग, जिसे 1983 में गठित किया गया था, 1988 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। ने प्रस्ताव दिया कि राज्यपालों के चयन में भारत के उपराष्ट्रपति व लोकसभा के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के बीच परामर्श किया जाना चाहिए। वेंकटचलैया आयोग, तो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा वर्ष 2000 में संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति वेंकटचलैया की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया। इस आयोग राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में सुझाव दिया कि राज्य के राज्यपाल को उस राज्य के मुख्यमंत्री के परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए। यदि उसे 5 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व हटाना है तो केंद्र सरकार को मुख्यमंत्री से परामर्श करने के पश्चात ही ऐसा निर्णय लेना चाहिए। पुंछी समिति का प्रस्ताव। तो केंद्र राज्य संबंधों पर वर्ष 2007 में गठित न्यायमूर्ति मदन मोहन पुंछी समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष और संबंधित मुख्यमंत्री की एक समिति द्वारा राज्यपाल का चयन किया जाना चाहिए। पुंछी समिति ने संविधान से प्रसाद पर्यंत के सिद्धांत को हटाने की सिफारिश की थी, लेकिन राज्य सरकार की सलाह के विरुद्ध रहने वाले मंत्रियों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी पर राज्यपाल के अनुमोदन के अधिकार का समर्थन किया। इसने राज्य विधानमंडल द्वारा राज्यपाल पर महाभियोग चलाने के प्रावधान का समर्थन किया था। राज्य से संबंधित न्यायिक निर्णय। पहला है शमशेर सिंह वाद 1974 में होता है। तो राज्यपाल से जो संबंधित महत्वपूर्ण न्यायिक मुद्दे हैं उसमें शमशेर सिंह वाद 1974 का पहला है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि यदि राज्यपाल किसी विधेयक पर सहमति रोकने या उसे राज्य विधानमंडल को
लौटाते समय अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग नहीं करता है तो उसे मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट है नवाम रेबियाबाद 2016। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि यदि राज्यपाल अपने क्षेत्राधिकार या शक्ति से परे अपने विवेक का प्रयोग करता है तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल, तो भारतीय संविधान के अनुसार मध्य प्रदेश में भी राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। मध्य प्रदेश में अब तक जो राज्यपाल नियुक्त हुए हैं वे विविध क्षेत्रों में उपलब्धियां प्राप्त करे हुए व्यक्ति थे। जैसे राज्य के प्रथम राज्यपाल डॉक्टर पिताभी सीतारमैया व्यवसाय की दृष्टि से कुशल चिकित्सक थे। इसी प्रकार से पाटकर, श्री भगवत दयाल शर्मा, सत्यनारायण सिंह, सीएम पुनाचा आदि सभी की स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका रह चुकी है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल सरला ग्रेवाल भी भारतीय प्रशासनिक सेवा में आने वाली भारत की दूसरी महिला अधिकारी थी। इसके अतिरिक्त राज्य के अन्य राज्यपाल भी विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे। यद्यपि राज्यपाल के संबंध में संविधान में यह प्रावधान नहीं है, किंतु मध्य प्रदेश सहित लगभग सभी राज्यों की विधानसभा ने यह वैधानिक व्यवस्था की है कि राज्यपाल राज्य में केंद्रीय विश्वविद्यालय को छोड़कर अन्य सभी विश्वविद्यालयों का पदेन कुलाधिपति बनाया जाएगा। संविधान में ऐसा नहीं दिया गया है, लेकिन सभी राज्यों ने अब व्यवस्था की है। हालांकि अब उसके जो बंगाल है उसने अमेंडमेंट कर दिया है और चेंज कर दिया। मध्य प्रदेश में भी कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल की शक्तियों की व्याख्या विधानमंडल के द्वारा मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम बनाकर की गई है। उसके अनुसार राज्यपाल को विश्वविद्यालय के प्रशासन का संचालन करना होता है। वर्तमान की बदलती हुई परिस्थितियों में राज्यपाल को कुलाधिपति के रूप में अपने ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर दक्षता से कुलाधिपति की भूमिका का निर्वहन करना होता है, ताकि वह प्रदेश में उच्च शिक्षा के विकास विस्तार का सही संरक्षक सिद्ध हो सके। इस प्रकार राज्य में शिक्षा के समग्र विकास का दायित्व भी राज्यपाल का होता है। अब मध्य प्रदेश के ऐसे राज्यपाल जो संविधान सभा के सदस्य थे, तो डॉक्टर पिताभी सीतारमैया, फिर सत्यनारायण सिन्हा, श्री सीएम पुनाचा, श्री केसी रेड्डी और श्री एचबी पाटकर, ये संविधान सभा के सदस्य रहे। अब मध्य प्रदेश के राज्यपाल की सूची एवं सहायक एवं कार्यकाल अवधि क्या रही है उसको देख लेते हैं। तो श्री पिताभी सीतारमैया ये 1956 से 1957 तक राज्यपाल रहे। श्री हरिविनायक पाटकर ये 1957 से 1965 तक रहे। श्री केसी रेड्डी 1965 से 1966 तक। फिर प्रथम कार्यवाहक जो राज्यपाल थे जस्टिस पीबी दीक्षित थे, ये 1966 में थोड़े समय के लिए कार्यवाहक राज्यपाल बने थे। फिर केसी रेड्डी बनते हैं 1966 से 1971 तक। फिर सत्यनारायण सिन्हा बनते हैं 1971 से 1977 तक। फिर श्री निरंजन नाथ बांचू बनते हैं 1977 से 1978 तक। चिप्पूदिरा मुथाना पुनाचा यानी सीएम पुनाचा ये 1978 से 1980 के बीच में बनते हैं। श्री भगवत दयाल शर्मा 1980 से 1981 तक बनते हैं। जस्टिस पीवी दीक्षित जस्टिस जीपी सिन्हा पीवी दीक्षित तो पहले थे। जस्टिस जीपी सिन्हा ये भी कार्यवाहक थे, दूसरे कार्यवाहक राज्यपाल 1981 में ये बने। श्री भगवत दयाल शर्मा 1981 से 1983 तक राज्यपाल रहे। फिर से जस्टिस जीपी सिन्हा बनते हैं कार्यवाहक 1983 में, 81 में बने, फिर 83 में बने। फिर भगवत दयाल शर्मा बनते हैं 1983 से 1984 तक राज्यपाल। फिर केएम चांडी बनते हैं 1984 से 1987। फिर जस्टिस एनडी ओझा कार्यवाहक राज्यपाल बनते हैं 1987 में। फिर श्री केएम चांडी फिर से बनते हैं 1989 तक राज्यपाल रहते हैं। श्रीमती सरला ग्रेवाल 1989 से 1990 तक राज्यपाल रहती हैं। कुमार महमूद अली खान ये 1990 से 1993 तक राज्यपाल रहते हैं। डॉक्टर मोहम्मद शफी कुरैशी ये 1993 से 1998 तक रहते हैं राज्यपाल। डॉक्टर भाई महावीर ये 1998 से 1993 तक, 1998 से 2003 तक रहते हैं राज्यपाल। और इन्हीं के समय मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ था 2000 में। श्री राम प्रकाश गुप्त ये 2003 से 2004 तक रहते हैं। फिर श्री कृष्ण मोहन सेठ ये कार्यवाहक राज्यपाल बनते हैं 2004 में। श्री डॉक्टर बलराम जाखड़ ये 2004 से 2009 तक राज्यपाल रहते हैं। श्री रामेश्वर ठाकुर 2009 से 2011। श्री राम नरेश यादव 2011 से 2016। ओपी कोहली 2016 से 2018। श्रीमती आनंदीबेन पटेल 2018 से 2019। फिर श्री लालजी टंडन 2019 से 2020। श्रीमती आनंदीबेन पटेल इनको अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है उत्तर प्रदेश के साथ साथ 2020 से 2021 तक। और श्री मंगू भाई पटेल ये 2021 से वर्तमान में भी राज्यपाल बने हुए हैं मध्य प्रदेश के राज्यपाल के संबंध में विशिष्ट तथ्य। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल डॉक्टर पिताभी सीतारमैया थे, तथापि पिताभी सीतारमैया सबसे कम समय तक पूर्णकालिक राज्यपाल 7 महीने 12 दिन तक पद पर रहे। यह मध्य प्रदेश के ऐसे राज्यपाल हैं जिनका शपथ ग्रहण समारोह राजभवन से बाहर आयोजित किया गया।
प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरला अग्रवाल थी। यह मध्य प्रदेश की सबसे कम उम्र की 61 वर्ष में ये राज्यपाल बन गई थी। मध्य प्रदेश में राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक लंबा जो कार्यकाल रहा है श्री हरिविनायक पाटकर का रहा है 7 वर्ष 7 माह 27 दिन। कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक लंबा समय ओम प्रकाश कोहली और सबसे छोटा कार्यकाल जस्टिस पीवी दीक्षित का था। सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन राज्यपाल की जब राष्ट्रपति शासन लगा था सर्वप्रथम 1970 में, तब उस समय राज्यपाल कौन थे? श्री सत्यनारायण सिंह। कार्यवाहक राज्यपाल पीवी दीक्षित व न्यायमूर्ति जीपी सिंह मध्य प्रदेश के लोकायुक्त पद पर भी आसीन रहे थे। राज्यपाल श्री एन वांचू का जन्म मध्य प्रदेश के सतना जिले में हुआ था। तो ये जो हमने कहा था ना कि जरूरी नहीं है कि मध्य प्रदेश का ही कोई व्यक्ति, मतलब मध्य प्रदेश के बाहर का ही कोई व्यक्ति हो, मध्य प्रदेश का भी कोई व्यक्ति राज्यपाल बनाया जा सकता है विशेष परिस्थितियों में, या बनाया मतलब बिना विशेष परिस्थितियों में ही बनाया जा सकता है, लेकिन सामान्यतः अवॉइड किया जाता है। राज्यपाल डॉक्टर भाई महावीर का जन्म भारत के बाहर पाकिस्तान के लाहौर में हुआ था। मध्य प्रदेश के विभाजन के समय वह प्रदेश के राज्यपाल के पद पर आसीन थे तथा तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह थे। भोपाल गैस त्रासदी 2 से 3 दिसंबर 1984 के समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल के.एम. चांडी तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अर्जुन सिंह थे। मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री बलराम जाखड़ 7वीं व 8वीं लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर आसीन रहे। वह राष्ट्रीय संसदीय संघ की कार्यकारिणी के अध्यक्ष भी रहे। अब मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो अन्य राज्यों के राज्यपाल भी रहे, तो श्री एन वांचू ये केरल के भी राज्यपाल रहे। सीएम पुनाचा उड़ीसा के, फिर बी.डी. शर्मा उड़ीसा के, श्री के.एम. चांडी गुजरात के, फिर डॉक्टर मोहम्मद शफी कुरैशी बिहार के, डॉक्टर बलराम जाखड़ गुजरात के, श्री रामेश्वर ठाकुर उड़ीसा आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के, श्री नरेश यादव कार्यवाहक राज्यपाल थे छत्तीसगढ़ के, श्रीमती आनंदीबेन पटेल छत्तीसगढ़ की राज्यपाल रही, और श्री लालजी टंडन बिहार के। अब मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो अन्य राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों पद पर रह चुके हैं। तो सीएम पुनाचा राज्यपाल थे उड़ीसा के और मुख्यमंत्री कहाँ के थे? कुर्ग मैसूर के। डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा ये राज्यपाल थे उड़ीसा के और मुख्यमंत्री हरियाणा के थे। श्रीमती आनंदीबेन पटेल कार्यवाहक राज्यपाल थी ये छत्तीसगढ़ की और मुख्यमंत्री गुजरात की थी। श्री राम नरेश यादव राज्यपाल थे ये कार्यवाहक छत्तीसगढ़ के और मुख्यमंत्री भी थे उत्तर प्रदेश के, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट राज्यपाल पद की योग्यताएं। संविधान के अनुच्छेद 157 से 158 के अंतर्गत किसी व्यक्ति में राज्यपाल पद के लिए निम्नलिखित योग्यताएं निर्धारित की गई। वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु कम से कम हो उसकी, पद ग्रहण करते समय उसे निष्ठापूर्वक जन कल्याण हेतु कार्य करने तथा संविधान एवं कानून की रक्षा करने की शपथ लेनी पड़ती है। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलवाता है। वह केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर न हो। राज्यपाल बनने के बाद वह संसद अथवा राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं रह सकता। अभी तक के अनुभवों से यह कहा जा सकता है कि राज्यपाल की नियुक्ति पर दलगत राजनीति का प्रभाव स्पष्ट लगता है। राज्यपाल को संसद द्वारा निर्धारित वेतन भत्ता अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराए जाते हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री। तो मध्य प्रदेश के ऐसे राज्यपाल जो अन्य राज्यों में मुख्यमंत्री के पद पर रहे, तो जैसे कि श्री के.सी. रेड्डी ये कुर्ग मैसूर के राज्यपाल मुख्यमंत्री थे। श्री भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के थे मुख्यमंत्री। राम नरेश यादव उत्तर प्रदेश के थे। राम प्रकाश गुप्ता ये उत्तर प्रदेश के थे। तो राम दोनों उत्तर प्रदेश के थे। आनंदीबेन पटेल गुजरात की थी। फिर राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। तो संविधान के अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। प्रत्येक राज्यपाल पद ग्रहण करने से पहले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में, और यदि वह उपस्थित न हो तो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश की उपस्थिति में अपने पद की शपथ लेता है। इसमें वह प्रतिज्ञा करता है कि वह राज्यपाल का कार्य पालन श्रद्धापूर्वक करेगा और अपनी पूरी योग्यता से संविधान तथा विधि का परीक्षण, संरक्षण एवं प्रतिरक्षण करेगा एवं राज्य की जनता की सेवा एवं कल्याण में लगा रहेगा। राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति से पहले राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श अवश्य करनी चाहिए। राज्यपाल को उसके कार्यकाल 5 वर्ष से पहले किन्हीं राजनीतिक कारणों से नहीं हटाया जाना चाहिए। ये चाहिए है ऐसा किया नहीं जाता। राज्यपाल एक सक्रिय राजनीतिज्ञ नहीं होना चाहिए तथा साथ ही उसे स्थानीय दलीय राजनीति से संबंधित नहीं होना चाहिए। राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 356 को लागू करने की सिफारिश करने से पहले विभिन्न संभव विकल्पों की तलाश करनी चाहिए था। संविधान के अनुच्छेद 356 का प्रयोग संविधान के अंतिम विकल्प के रूप में होना चाहिए। राज्यपाल द्वारा मंत्रिमंडल को बहुमत सिद्ध करने का आदेश सदन के पटल पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए, न कि राजभवन में। नेक्स्ट राज्यपाल के वेतन एवं भत्ते। राज्यपाल के वेतन
भत्ते व अन्य सभी प्रकार की उपलब्धियों का निर्धारण संसद द्वारा विधि बनाकर किया जाता है। संविधान के अनुसार राज्यपाल के वेतन और भत्ते को उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 266 के अनुसार मध्य प्रदेश के राज्यपाल के वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे। इसी कारण मध्य प्रदेश राज्य की विधानसभा को इस पर मतदान का अधिकार नहीं होता। राज्यपाल संसद द्वारा निर्धारित सभी प्रकार की उपलब्धियों एवं भत्तों का अधिकारी होता है। राज्यपाल संसद ने वर्ष 2018 में राज्यपाल का वेतन 1.1 लाख से बढ़ाकर 3.5 लाख रुपए कर दिया है। राज्यपाल के विशेषाधिकार संविधान के अनुच्छेद 361 के अंतर्गत राष्ट्रपति और राज्यपाल को अनेक विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं। राज्यपाल अपने पद पर रहते हुए अपने द्वारा किए गए कार्यों के लिए किसी भी न्यायिक अभियोग के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। उसे संविधान द्वारा जो अधिकार दिए गए हैं अर्थात राज्यपाल के व्यक्तिगत कार्यों के लिए उसके पद निर्धारण के दौरान उसके विरुद्ध केवल सिविल मुकदमा चलाया जा सकता है। उसके विरुद्ध न्यायालय में फौजदारी मुकदमे की कार्यवाही आरंभ नहीं की जा सकती और न ही उसकी गिरफ्तारी वारंट की जा सकती है, किंतु उसके लिए निम्नलिखित 3 शर्तें पूरी होनी चाहिए। राज्यपाल को 14 दिन पूर्व लिखित सूचना देनी होगी। एक ही सूचना के बाद कम से कम 2 महीने का समय देना होगा। सूचना पक्षकार का नाम, पता एवं कार्यवाही की प्रकृति का विवरण देना होगा। इस प्रकार राज्य शासन में नाम मात्र का शासक के रूप में राज्यपाल की भूमिका है, जो कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्र का प्रतिनिधि होता है। तो एक प्रकार से राज्य शासन में नाम मात्र शासक के रूप में राज्यपाल की भूमिका है, जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्र का प्रतिनिधि होता है। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि राज्यपाल को प्राप्त संवैधानिक विशेषाधिकार संविधान के प्रावधान के उल्लंघन के लिए नहीं। ऐसा नहीं है कि आप मनमानो 356 का उपयोग करें, है ना। विषय वस्तु तो 161 में राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। 162 में राज्यपाल की कार्यपालन शक्ति की सीमा बताई गई है कि एग्जीक्यूटिव पावर होगी, उसकी एक्सटेंट क्या होगी राज्यपाल की। 163 में मंत्री परिषद का राज्यपाल को सहयोग एवं सलाह देना बताया गया। 164 में मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान जैसे नियुक्ति, कार्यकाल में वेतन इत्यादि की बात की गई है। 165 में राज्य का महाधिवक्ता बताया गया है किसे, राज्यपाल को, राज्य के महाधिवक्ता, राज्य के महाधिवक्ता की बात की गई। फिर राज्यपाल की शक्तियां, राज्यपाल भी राष्ट्रपति की तरह व्यापक शक्तियां रखता है। जिस प्रकार राष्ट्र का समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होता है, उसी प्रकार राज्य का समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से किया जाता है। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख होता है। वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री में निहित होती है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। इस प्रकार राज्यपाल की निम्नलिखित शक्तियां होती हैं। पहले कार्यकारी, फिर विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, विवेकाधीन शक्तियां। सबसे पहले हम लोग कार्यकारी शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। राज्यपाल राष्ट्रपति के ही समान कार्यकारी, विधायी, वित्तीय व न्यायिक शक्तियों से संपन्न होता है, परंतु उसके पास राष्ट्रपति की तरह कूटनीतिक, सैन्य या आपातकालीन शक्तियां नहीं होती। संविधान में राज्यपाल को कुछ विवेकाधीन शक्तियां भी प्राप्त हैं, जो कि राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 154(1) के अनुसार राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होगी तथा वह इस शक्ति का प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। राज्य सरकार की कार्यपालिका से संबंधित सभी कार्यवाहियां औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम से संपन्न होती हैं। राज्यपाल की कार्यपालिका अथवा प्रशासकीय शक्तियों के अंतर्गत निम्नलिखित शक्तियां शामिल हैं। पहला, संविधान के अनुच्छेद 164(1) के अंतर्गत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तथा मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बने रहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्यपाल राज्य के प्रशासन और विधायी विषयों से संबंधित कोई भी जानकारी मुख्यमंत्री से मांग सकता है तथा किसी मंत्री द्वारा लिए गए किसी निर्णय को विचार के लिए मंत्रिपरिषद के समक्ष रखवा सकता है। छत्तीसगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा में एक जनजातीय कल्याण राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। वर्तमान में जनजातीय कार्य मंत्री श्री कुंवर विजय शाह है। कहाँ? झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में। राज्यपाल को प्राप्त अन्य प्रमुख कार्यकारी शक्तियां, राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निलंबित करने का अधिकार भी प्राप्त होता है। निलंबित करने का, सस्पेंड करने का, हटाने का नहीं। राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर राज्यपाल अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य प्रशासन की अनुशंसा करता है। राज्य में राज्य प्रशासन के दौरान राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल को व्यापक कार्यकारी शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। राज्य सूची के विषयों पर राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। संवर्ती सूची में भी उसका यह अधिकार तब तक अधिकार है जब तक संसद द्वारा बनाए गए कानून से राज्य विधानसभा द्वारा बनाए गए कानून का विरोध नहीं होता। राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल की भूमिका,
तो राज्यपाल राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के उपरांत राष्ट्रपति से राज्य में संविधान के अनुच्छेद 356 के आधार पर संवैधानिक आपातकाल अर्थात राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए सिफारिश कर सकता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों का विस्तार राष्ट्रपति के प्रतिनिधित्व में किया जाता है। राज्यपाल की भूमिका केंद्र और राज्यों के मध्य हमेशा ही विवाद का विषय रही है। राज्यपाल निर्वाचित पदाधिकारी नहीं होते हैं। अधिकतर राज्यपाल सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी, लोक सेवक या राजनीतिज्ञ होते हैं। फिर राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। अतः राज्यपाल के फैसलों को अक्सर राज्य सरकार के कार्यों में दखलंदाजी के रूप में देखा जाता है। जब केंद्र और राज्यों में अलग सत्तारूढ़ दल होता है तब राज्यपाल की भूमिका और विवादास्पद हो जाती है। केंद्र राज्य संबंधों जुड़े मामलों की पड़ताल के लिए केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 1983 में एक आयोग बनाया गया। इस आयोग को सरकारी आयोग के नाम से जाना जाता है। इस आयोग ने 1988 में अपनी रिपोर्ट दी और राज्यपालों की नियुक्ति अनिवार्य तथा निष्पक्ष होकर की जानी चाहिए, ऐसा बताया। एक और कारण से राज्यपालों की शक्तियां और भूमिका विवादास्पद हो जाती है। संविधान के सर्वाधिक विवादास्पद प्रावधानों में से एक संविधान का अनुच्छेद 356 है, जिसके द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। इस प्रावधान को किसी राज्य में तब तक लागू करते हैं जब तक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई हो, है ना। तो इस प्रावधान को किसी राज्य में तब लागू करते हैं जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई हो कि उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता। परिणाम स्वरूप संघीय सरकार राज्य सरकार का अधिग्रहण कर लेती है। संघीय सरकार राज्य सरकार का अधिग्रहण कर लेती है। इस विषय पर राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा को संसद की स्वीकृति प्राप्त करना जरूरी होता है। राष्ट्रपति शासन को अधिकतम 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है, अधिकतम 3 वर्षों तक। राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह राज्य सरकार को बर्खास्त करने तथा राज्य विधानसभा को निलंबित या विघटित करने की अनुशंसा कर सके। इससे अनेक विवाद पैदा होते हैं। कुछ मामलों में राज्य सरकारों को विधायिका में बहुमत होने के बाद भी बर्खास्त कर दिया गया है, जैसे कि 1959 में केरला में, 1967 के बाद अनेक राज्यों में बहुमत की परीक्षा के बिना ही सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया। कुछ मामलों में सर्वोच्च न्यायालय में भी गए तथा सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि राष्ट्रपति शासन लागू करने के निर्णय की संवैधानिकता की जांच पड़ताल न्यायालय कर सकता है। वर्ष 1967 तक अनुच्छेद 356 का अत्यंत सीमित प्रयोग किया गया। वर्ष 1967 के बाद अनेक राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी, जबकि केंद्र में सत्ता कांग्रेस के पास ही रही। केंद्र ने अनेक अवसरों पर इसका प्रयोग कर राज्य सरकारों को बर्खास्त करने का उपयोग किया और राज्यपाल के माध्यम से बहुमत दल या गठबंधन को सत्तारूढ़ होने से रोका। उदाहरण के लिए 30 अप्रैल 1977 में मध्य प्रदेश में जनता पार्टी की बहुमत वाली सरकार के साथ अन्य 8 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। वर्ष 1980 के शासन में केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर की निर्वाचित सरकारों को बर्खास्त कर दिया था। मध्य प्रदेश में अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका। पहला राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 1977 में। 1977 में उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? श्री श्यामाचरण शुक्ल। राष्ट्रपति कौन थे? श्री फारुखदीन अली अहमद। और राज्यपाल कौन थे? मध्य प्रदेश के श्री सत्यनारायण सिन्हा। फिर दूसरा जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो 1980 में लगा था। उस समय राष्ट्रपति थे श्री नीलम संजीव रेड्डी और मुख्यमंत्री कौन थे? सुंदरलाल पटवा। राज्यपाल चेप्पुडीरा या सीएम पुनाचा थे। फिर तीसरा जो आपातकाल लगा है 1992-93 में लगा है और उस समय राष्ट्रपति थे श्री शंकर दयाल शर्मा और मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा और राज्यपाल कुमार महमूद अली खां। यहाँ यह उल्लेखनीय कि मध्य प्रदेश में दूसरी बार सीएम पुनाचा के कार्यकाल में 17/2/1980 को राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई। श्री भगवत दयाल शर्मा के कार्यकाल में जारी रही। इस प्रकार तृतीय बार श्री कुमार महमूद अली खान के कार्यकाल के दौरान 15/12/1992 को राष्ट्रपति शासन की घोषणा श्री महमूद शफी कुरैशी के कार्यकाल तक जारी रही। मध्य प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल सत्यनारायण सिन्हा के सलाहकार श्री आरपी नरोना थे। विधायी शक्तियां। राज्यपाल राज्य विधायिका का अभिन्न अंग है। अनुच्छेद 168 में ऐसा दिया गया है। यदि राज्यपाल को यह विश्वास हो जाए कि आंग्ल भारतीय समुदाय का विधानसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो राज्यपाल राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य को मनोनीत कर सकता है। अनुच्छेद 333 के तहत यदि विधानमंडल द्विसदनीय है तो राज्यपाल विधान परिषद उच्च सदन के कुल सदस्यों के 1/6 भाग को मनोनीत कर सकता है। इन सदस्यों को साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारी आंदोलन या समाज सेवा में से किसी या किन्हीं विषयों पर व्यापक अनुभव होना चाहिए। साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारी आंदोलन या समाज सेवा। यदि किसी मंत्री ने किसी विषय पर निर्णय लिया है और मंत्रिपरिषद ने उस विषय पर संज्ञान न लिया हो तो राज्यपाल मुख्यमंत्री से उस मामले पर विचार करने की मांग कर सकता है।
राज्यपाल विधायिका से संबंधित सभी कार्यों की जानकारी मांग सकता है तथा आवश्यकता पड़ने पर विधानमंडल में सूचना भेज सकता है। राज्यपाल राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत सत्र का प्रारंभ और सत्रावसान सत्र की समाप्ति करता है तथा सत्र को विघटित भंग कर सकता है। राज्यपाल विधानसभा का विघटन मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। कोई भी विधेयक तभी कानून बनता है जब उस पर राज्यपाल के हस्ताक्षर हो जाते हैं। राज्यपाल किसी विधेयक, यदि वह विधेयक धन विधेयक नहीं है, को अनुमति दे सकता है, नहीं दे सकता है या विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। राज्यपाल दोनों सदनों को अधिवेशन के लिए आयोजित कर सकता है। नए विधानमंडल के गठन के तत्काल बाद पहली बैठक एवं प्रत्येक वर्ष का प्रथम अधिवेशन राज्यपाल के विशेष अभिभाषण अनुच्छेद 176 से प्रारंभ किया जाता है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 213 के अंतर्गत प्रदान की गई है। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति एक महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है, लेजिस्लेटिव पावर है, जो उस समय प्रयोग की जाती है जब राज्य का विधानमंडल सत्र में नहीं चल रहा होता। राज्यपाल केवल राज्य विधानसभा द्वारा पारित किए जा सकने वाले विधियों पर ही अध्यादेश जारी कर सकता है और इसका प्रभाव राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित विधियों के समान ही होता है। अध्यादेश को स्थायी स्वरूप प्रदान करने हेतु यह आवश्यक ही राज्य विधानमंडल अध्यादेश जारी होने के 6 सप्ताह के अंदर विधि बनाकर उसे स्वीकार करे, अन्यथा 6 सप्ताह की अवधि के पश्चात अध्यादेश प्रभावहीन हो जाता है। अध्यादेश को राज्यपाल स्वेच्छा से जब चाहे तब वापस ले सकता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल तब तक अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है जब तक राष्ट्रपति ने उसे उस संबंध में अनुमति न दी हो। पहला, ऐसे विधेयक जिनके पारित होने से राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। वह विधेयक जो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखने योग्य है। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होता है जो राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि का होता है। राज्य विधानमंडल यदि 6 सप्ताह के अंदर राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को खारिज करने का संकल्प पारित कर देता है तो वह प्रभावहीन हो जाएगा। राज्यपाल कभी भी अध्यादेश को वापस ले सकता है। यदि विधान परिषद वाले राज्यों में दोनों सदनों की बैठक अलग अलग तिथियों में बुलाई जाती है तो 6 सप्ताह की अवधि की गणना पश्चात वर्ष यानी बाद वाली तिथि से कराई जाएगी, अर्थात जिस सदन की बैठक बाद में प्रारंभ होगी, गणना उस सदन की बैठक के प्रारंभ होने की तिथि से की जाएगी। वित्तीय शक्तियां, राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक आय व्यय का अनुमानित वित्तीय विवरण बजट विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। अनुच्छेद 202 के तहत राज्यपाल के पूर्व सहमति के बिना धन विधेयकों को राज्यपाल विधानसभा में प्रस्तुत नहीं कर सकता है। किसी अप्रत्याशित व्यय के वहन के लिए राज्यपाल आकस्मिक निधि से अग्रिम धनराशि ले सकता है। राज्यपाल राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट तथा नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राज्य विधानसभा के पटल पर रखवाता है। राज्यपाल ग्राम पंचायतों एवं नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए हर 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करता है। कोई भी अनुदान बिना राज्यपाल की अनुमति के विधानसभा से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। न्यायिक शक्तियां, संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्यपाल को राज्य सूची, संवर्धित सूची के विषय पर आधारित कानून और विधि क्षमादान की शक्तियां प्राप्त हैं। राज्य किसी दोषी व्यक्ति के दंड को कम कर सकता है, ऐसा दंड की प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है या दंड की अवधि को कम कर सकता है। तो अनुच्छेद 233 के अंतर्गत राज्यपाल जिला स्तर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से करता है। अनुच्छेद 234 के अंतर्गत राज्यपाल उच्च न्यायालय से सलाह कर जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, स्थानांतरण और पदोन्नति कर सकता है। राज्यपाल राज्य न्यायिक आयोग से जुड़े व्यक्तियों की भी नियुक्ति करता है। इस संदर्भ में वह राज्य उच्च न्यायालय, राज्य लोक सेवा आयोग से विचार करता है। राज्यपाल राज्य के उच्च अधिकारियों जैसे महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति एवं राज्यपाल की क्षमा दान शक्ति में अंतर, तो राज्यपाल मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल सकता है, किंतु राष्ट्रपति की तरह क्षमा दान पूर्ण माफी नहीं दे सकता। राज्यपाल सैन्य न्यायालय के द्वारा सजा प्राप्ति व्यक्ति की सजा कम नहीं कर सकता है, जबकि राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल की सजा को भी कम कर सकता है या क्षमा कर सकता है। राज्यपाल को राज्य सूची, संवर्धित सूची से संबंधित विषयों पर क्षमादान शक्ति का प्रयोग कर सकता है, परंतु राष्ट्रपति संघ सूची एवं संवर्धित सूची के साथ ही अन्य विषयों पर क्षमादान शक्ति का प्रयोग कर सकता है। वीटो शक्ति, साधारण विधेयकों के संदर्भ में जब कोई सामान्य विधेयक अधिनियम बनने के लिए राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत होता है तो राज्यपाल के पास 4 विकल्प होते हैं। विधेयक को स्वीकृति प्रदान करना, दूसरा, विधेयक पर तुरंत कोई निर्णय करके उसे अपने पास आरक्षित कर सकता है। यदि वह विधेयक धन विधेयक नहीं है तो विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानमंडल के पास भेज दे। यदि विधानमंडल द्वारा विधेयकों में संशोधन करके अथवा बिना संशोधन किए पुनः राज्यपाल के पास भेज दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य होता है। इस वीटो को विलंबनकारी वीटो भी कहा जा सकता है। राज्यपाल कुछ परिस्थितियों में विधेयक को
राष्ट्रपति के विचार के लिए भी आरक्षित कर सकता है। किसी राज्य विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु संरक्षित करने की परिस्थितियां क्या क्या हैं? यदि विधेयक संविधान के उपबंधों के विरुद्ध हो, यदि राज्य की नीति निर्धारितों के विरुद्ध हो, यदि देश हित के विरुद्ध हो, यदि राष्ट्र महत्व का हो या अनुच्छेद 31 का के उपबंधों से संबंधित हो, वित्तीय आपातकाल के समय राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक के संदर्भ में, और यदि उच्च न्यायालय की स्थिति को प्रभावित करता हो, तो ऐसी स्थितियों में राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है कोई भी बिल। अब डिस्क्रिशनरी पावर, जो विवेकाधीन शक्तियां हैं राज्यपाल की, उसको देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 163(1) में कहा गया है कि जिन बातों के संबंध में संविधान द्वारा या उसके अधीन राज्यपाल से या अपेक्षित है कि वह उन कार्यों को विवेकानुसार करे, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने अन्य सभी कृत्यों के निर्वहन में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। इससे स्पष्ट है कि संविधान द्वारा राज्यपाल को कुछ विवेकाधीन शक्तियां प्रदान की गई हैं, जिसका प्रयोग वह मंत्रिपरिषद के परामर्श के बिना कर सकता है। दूसरे शब्दों में, राज्यपाल अपने समस्त कृत्य मुख्यमंत्री की सलाह के अनुसार ही नहीं करता, अपितु वह कुछ कार्य मुख्यमंत्री की सलाह के बिना भी करता है। ऐसे कार्य जिनकी विवेकाधीन शक्ति के अंतर्गत आते हैं, तो ऐसे कार्य उसकी विवेकाधीन शक्ति के अंतर्गत आते हैं। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला, संविधान में प्रत्यक्ष उपबंधित शक्तियां। संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए विचार हेतु राज्यपाल आरक्षित कर सकता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है राज्यपाल। संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा कर सकता है। किसी मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय को मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार हेतु रखने को सलाह दे सकता है। संविधान के अनुच्छेद 371 के अनुसार कुछ विशेष राज्यों के राज्यपालों को 5वीं एवं 6ठी अनुसूची के संबंध में विवेकाधीन शक्तियां प्रदान की गई। यदि कोई दल या गठबंधन चुनाव के बाद सरकार बनाने की स्थिति में न हो, तो विधानसभा का विघटन कर सकता है। वह मुख्यमंत्री से प्रस्तावित विधानों और निर्णयों के संबंध में जानकारी मांग सकता है। संविधान में उपबंधित अप्रत्यक्ष विवेकाधीन शक्तियां, तो स्पष्ट बहुमत न होने की स्थिति में अथवा गठबंधन दल या बहुमत दल का नेता न चुने जाने की स्थिति में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना। यदि राज्यपाल को यह प्रतीत हो कि विधानसभा में सरकार का बहुमत समाप्त हो गया है, तो वह मुख्यमंत्री को बहुमत सिद्ध करने के लिए अथवा त्याग पत्र देने के लिए कह सकता है। यदि विधानसभा द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया गया है और मंत्रिपरिषद त्याग पत्र नहीं देती है, तो राज्यपाल मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है। राज्यपाल विशेष परिस्थितियों में स्वविवेक से विधानसभा का अधिवेशन बुला सकता है। वह मुख्यमंत्री सहित किसी मंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार आदि के आरोपों के आधार पर मुकदमा दायर करने का आदेश दे सकता है। विषय वस्तु, तो अनुच्छेद 166 राज्य की सरकार द्वारा संचालित कार्यवाही। 167 राज्यपाल को सूचना देने इत्यादि का मुख्यमंत्री का दायित्व। 174 अनुच्छेद 174 राज्य विधायिका का सत्र सत्रावसान व उसका भंग होना। आर्टिकल 175 राज्यपाल का राज्य विधायिका के किसी अथवा दोनों सदनों को संबोधित करने अथवा संदेश देने का अधिकार। आर्टिकल 176 राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन। राज्यपाल के कर्तव्य एवं अधिकार देख लेते हैं। तो भारत की राजनीतिक व्यवस्था में राज्यपाल का पद नया नहीं है। अंग्रेजी शासन काल में राज्यपाल भारत के गवर्नर जनरल के निरीक्षण में कार्य करने वाला स्वेच्छाचारी शासक था, जबकि वर्तमान संविधान के अंतर्गत वह राज्य सरकार का संवैधानिक प्रधान है। केंद्र की तरह राज्यों में भी संस्थात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। राज्यों का शासन राज्यपाल द्वारा एक लोकप्रिय तथा उत्तरदायी मंत्रिपरिषद की सहायता से चलाया जाता है। राज्यपाल नाम मात्र का शासक है अथवा केंद्र सरकार के हितों की रक्षा करने हेतु भेजा गया प्रतिनिधि है। इस प्रश्न को लेकर मतभेद पाए जाते हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांतों के अनुसार राज्यपाल का पद निर्माण किया गया है, अतः वह नाम मात्र का शासक है और मंत्रिमंडल के परामर्श से उसे कार्य करना होता है। किंतु कुछ विद्वानों के अनुसार राज्यपाल केवल नाम मात्र का शासक नहीं, वह केंद्र सरकार का प्रतिनिधि है और राज्य का शासन संविधान के अनुसार चलाया जा रहा है या नहीं, यह देखने की जिम्मेदारी उसे सौंपी गई। इसलिए राज्य की भूमिका नाम मात्र शासक की भूमिका से थोड़ी अलग हो सकती है। तो राज्यपाल की भूमिका नाम मात्र के शासक से थोड़ी सी अलग हो सकती है। के मुंशी के अनुसार राज्यपाल राज्य में केंद्र का पहरेदार तथा संवैधानिक संपत्ति का रखवाला और राज्य को केंद्र से जोड़ने वाला देश की एकता का कर्णधार है। फिर बचता है, इसमें दो राय नहीं होनी चाहिए कि जन निर्वाचित मंत्रिमंडल तब तक विधानसभा में अपना बहुमत बनाए हुए हैं और संवैधानिक बंधनों का पालन कर रहे हैं जब तक मंत्रिमंडल का परामर्श राज्यपाल के लिए बाध्यकारी। किंतु राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न होने पर राज्यपाल की भूमिका और स्वविवेक द्वारा लिए गए निर्णय महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। आपातकालीन परिस्थितियों में वह वास्तविक शासक होता है तथा राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार राज्यों की राजनीति में राज्यपाल की भूमिका विशेषतापूर्ण होती है। साथ ही राज्यपाल का पद सम्मान का पद है, अतः इस पद की गरिमा बनाए रखना उसका दायित्व है। राज्यपाल के निम्नलिखित कार्य होते हैं।
पहला है मुख्यमंत्री की नियुक्ति संबंधी अधिकार। राज्यपाल राज्य विधानमंडल के बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। इसमें वह कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, परंतु जब आम चुनाव के पश्चात राज्य विधानमंडल में किसी भी दल का स्पष्ट बहुमत न हो अथवा मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण मंत्रिपरिषद त्याग पत्र दे दे अथवा शासक दल में फूट पड़ने के कारण मुख्यमंत्री त्याग पत्र दे दे या मुख्यमंत्री की जगह मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाए अथवा स्वास्थ्य खराब होने के कारण वह त्याग पत्र दे दे, ऐसे में राज्यपाल अपने स्वविवेक का प्रयोग करके किसी सदस्य को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। राज्यपाल राज्य के सबसे बड़े दल के नेता को भी सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। मंत्रिपरिषद को भंग करना। हमारे संविधान के अनुच्छेद 164 के खंड 1 व 2 के अनुसार मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करने का अधिकार राज्यपाल को है, क्योंकि भारत में संस्थात्मक शासन प्रणाली है, जिसके कारण राज्यपाल प्राय इस शक्ति का प्रयोग मुख्यमंत्री के परामर्श पर करता है। विधानसभा का अधिवेशन बुलाना अथवा उसको स्थगित करना। तो संविधान के अनुच्छेद 174 के अनुसार राज्यपाल समय समय पर राज्य विधानमंडल के अधिवेशन बुलाएगा और एक अधिवेशन व दूसरे अधिवेशन में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। यद्यपि राज्यपाल अपनी इस शक्ति का प्रयोग मुख्यमंत्री के परामर्श से करता है, परंतु यदि दल बदल के कारण या अन्य कारणों से यह जानने की आवश्यकता हो कि मंत्रिमंडल का विधानसभा में बहुमत है या नहीं और मुख्यमंत्री विधानसभा के अधिवेशन बुलाने के राज्यपाल के परामर्श को स्वीकार न कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल अपनी इच्छा से विधानसभा का अधिवेशन बुला सकता है। मंत्रिपरिषद का निर्माण। तो राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है और अन्य मंत्री मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। मंत्रिपरिषद के संगठन में राज्यपाल को कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है। मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई सूची के आधार पर ही वह उन सब व्यक्तियों को मंत्री पद की शपथ दिलवाता है। यह मंत्री प्रायः राज्य विधानमंडल के सदस्य और मुख्यमंत्री के दल के व्यक्ति ही होते हैं, किंतु यदि राज्य विधानसभा में किसी एक दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं है तो कई दलों ने मिलकर मिलीजुली सरकार गठन किया है, तो ऐसे में आवश्यक है कि मंत्री विभिन्न दलों से होते हैं। वैसे तो मंत्रियों के लिए राज्य के दोनों सदनों में से एक सदस्य होना अनिवार्य है, किंतु किसी भी ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री बनाया जा सकता है जिसे किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त न हो, लेकिन 6 माह के अंदर किसी भी एक सदन की सदस्यता प्राप्त करना अनिवार्य है। संविधान सभा को भंग करने का अधिकार। तो जब तक मुख्यमंत्री का विधानसभा में बहुमत है तब तक उसकी सलाह पर राज्यपाल को बिना हस्तक्षेप किए विधानसभा को भंग करना पड़ता है, लेकिन जब मुख्यमंत्री का विधानसभा में थोड़ा बहुमत है, उसका बहुमत संदेहजनक है, तब राज्यपाल अपने स्वविवेक का प्रयोग करते हुए मुख्यमंत्री की सिफारिश पर विधानसभा को भंग कर सकता है। ऐसा करने से इनकार भी कर सकता है। इस प्रकार जब विधानसभा में मुख्यमंत्री का बहुमत समाप्त हो जाता है तब उसकी सिफारिश पर विधानसभा का विघटन किया जाएगा या नहीं, यह भी राज्यपाल के स्वविवेक पर निर्भर करता है। यदि राज्यपाल को यह विश्वास हो कि राजनीतिक समस्या का एकमात्र समाधान केवल विधानसभा को भंग करके चुनावों के द्वारा ही करवाया जा सकता है, तो राज्यपाल के लिए बेहतर यही है कि वह अनुच्छेद 356 के अधीन विधानसभा भंग करने की सिफारिश के स्थान पर स्वयं अनुच्छेद 174(2)(b) के अधीन मुख्यमंत्री की सिफारिश पर चाहे उसका बहुमत विधानसभा में संदेहजनक ही क्यों न हो, विधानसभा को भंग कर सकता है। इस प्रकार संविधान द्वारा राज्यपाल को अनेक अधिकार दिए गए। तो नेक्स्ट है राज्यपाल की स्थिति। केंद्र में राष्ट्रपति के समान राज्यों में कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राज्यपाल होता है। राज्य की सभी कार्यवाहियां राज्यपाल के नाम से की जाती हैं, किंतु यह नाम मात्र की कार्यपालिका है। वास्तविक कार्यपालिका को मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिमंडल होता है, जो कि राज्य की व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्य में राज्यपाल की स्थिति का अध्ययन हम निम्नलिखित मुद्दों द्वारा करेंगे। पहला, राज्यपाल एक संवैधानिक मुखिया के रूप में। तो हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा राज्यों में राज्यपाल को वही संवैधानिक प्रमुख का स्थान प्रदान किया गया है जो केंद्र में राष्ट्रपति को दिया गया है। वह एक संवैधानिक शासक है तथा राज्य का संपूर्ण कार्य उसी के नाम से किया जाता है। सरकार की समस्त शक्तियां उसमें निहित हैं, जिसका प्रयोग वह मंत्री परिषद के सहयोग से करता है। श्री M.B. पायली के शब्दों में, जब तक राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सम्मति द्वारा कार्य करता है और विधानमंडल के प्रति संपूर्ण रूप से उत्तरदायी मंत्रिमंडल राज्यपाल को उसके कार्यकाल में परामर्श और सहायता देता है, तब तक राज्यपाल के लिए उसके परामर्श को अस्वीकृत करने की कम संभावना है। राज्यपाल की स्थिति एक संवैधानिक प्रमुख की है, जिसमें वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद के पास होती है। संवैधानिक प्रमुख होने के साथ साथ राज्यपाल को केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में भी नियुक्त किया गया है। इस कारण राज्यपालों को अनुच्छेद 163 के तहत कुछ परिस्थितियों में मंत्रियों की सलाह के बिना भी कार्य करने का अधिकार दिया गया। राज्यपाल के राष्ट्रपति के प्रतिनिधि होने के कारण ही राज्यपाल को किसी विषय में अपने विवेकानुसार कार्य करना या नहीं करना, इसका निर्णय भी राज्यपाल पर छोड़ा गया। राज्यपाल की इन विवेकाधीन शक्तियों के कारण ही उसका पद महत्वपूर्ण बन गया है। वह इन्हीं विवेकाधीन
या इन्हीं स्वविवेकाधीन शक्तियों के कारण कई बार बहुत शक्तिशाली बन जाता है, यहाँ तक कि उस राज्य की समस्त शासन व्यवस्था राज्यपाल के आसपास ही घूमती प्रतीत होती। राज्यपाल की दोहरी भूमिका। राज्यपाल को दो प्रकार की भूमिका निभानी होती है। प्रथम, राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष के तौर पर, दूसरा केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में। राज्यपाल से यह आशा की जाती है कि वह इन दोनों भूमिकाओं में एक न्याय संगत संतुलन स्थापित करने का प्रयास करेगा। वैसे उसकी दोहरी भूमिका में कोई विरोध नहीं है। जब तक कि उसकी विशेष रूप से कोई व्यवस्था नहीं हो, तब तक राज्यपाल की केंद्र के प्रतिनिधि की भूमिका वहां से प्रारंभ होती है जहां उसकी राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष की भूमिका समाप्त होती है। व्यवहार में इस प्रकार की स्थिति को स्पष्ट रूप से लेखाबद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होता है तथा केंद्र द्वारा उस पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डाले जाते हैं। राज्यपाल केंद्र और राज्यों को जोड़ने वाली कड़ी। तो दुर्गादास बसु के अनुसार राज्यपाल का किसी भी विधेयक को विशेष परिस्थितियों में मंत्रिमंडल की इच्छा के विरुद्ध रक्षित करना न्यायोचित है, यदि वह यह समझे कि उक्त विधेयक संविधान की धाराओं के विपरीत तथा केंद्रीय सरकार के अधिकारों का उल्लंघन करता है। ये बात है ना। अब संविधान निर्माताओं ने राज्यपाल को केंद्र और राज्यों को जोड़ने वाली कड़ी के रूप में ढाला है। मैसूर के पूर्व राज्यपाल बीवी गिरी ने अपने को राज्य में केंद्र का दूत कहा है। राज्य को अपने को राज्य में केंद्र का दूत कहा है। राजस्थान के पूर्व राज्यपाल GN सिंह के विचार में वे कई मामलों में केंद्र व राज्य के मध्य कड़ी का कार्य करते थे। वस्तुतः संविधान के अनुच्छेद 174 के अनुसार राज्यपाल के कर्तव्य इस प्रकार है कि केंद्र के प्रतिनिधि और संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य कर सकता है। संविधान ने राज्यपाल को विस्तृत रूप से अधिकार दिया है कि वह राज्य विधानमंडल से पारित किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए रक्षित कर सकता है। संविधान ने उसे यह शक्ति प्रदान की है कि केंद्र व राज्यों में कानून के क्षेत्र में कोई भी बात उत्पन्न न हो, इसके लिए विशेष रूप से समवर्ती सूची के क्षेत्र में। इसके अतिरिक्त राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक संविधान की किसी धारा के विरुद्ध न हो, मूल अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों की अवहेलना न करता हो, संसद द्वारा पारित कानून के विरुद्ध न हो अथवा केंद्र के ऐसे कार्यों में बाधक न हो जिससे सार्वजनिक हित का उन्नयन होता हो, और राज्यपाल ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ रक्षित कर सकता है। राज्यपाल को संविधान ने यह अधिकार प्रदान किया है कि वह राज्य विधानमंडल को केंद्र के परामर्श से संदेश भेज सकता है। इसका प्रभाव आवश्यक रूप से राज्य के वैधानिक कार्यक्रम पर पड़ेगा। राज्यपाल किसी भी विधेयक पर अपनी स्वीकृति देने से इंकार कर सकता है अगर विधेयक संविधान के अनुच्छेदों और उसकी भावनाओं के विरुद्ध हो। संविधान ने राज्यपाल को अधिकार दिया है कि वह उन सभी विधेयकों को सुरक्षित रख सकता है जिसका संबंध संपत्ति के अनिवार्य कब्जे से हो, उच्च न्यायालय की सख्ती से में हास कराने के संबंध में हो, अथवा जिसमें पानी बिजली पर नए कर लगाने का प्रस्ताव हो। इस संबंध में विचारणीय प्रश्न यह है कि किसी विधेयक को स्वीकृति न प्रदान करने में अथवा राज्य के करने में तथा राष्ट्रपति के विचारार्थ रक्षित करने में राज्यपाल का राज्य विधानमंडल की सलाह के विरुद्ध जाना कहाँ तक न्यायोचित है। संविधान के किसी भी अनुच्छेद में यह नहीं लिखा है कि राज्यपाल मंत्रिमंडल की सलाह के लिए बाध्य होगा। राज्यपाल को आवश्यकता पड़ने पर विशेष परिस्थितियों में अध्यादेश अनुच्छेद 213 निकालने का अधिकार है, परंतु उसकी इस शक्ति पर दो प्रतिबंध है। पहला, अध्यादेश की घोषणा उसी समय हो सकती है जब विधानमंडल का अधिवेशन न हो रहा हो, और दूसरा, अध्यादेश की घोषणा के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है, विशेषकर उस समय जबकि संपत्ति पर अनिवार्य कब्जा हो, उच्च न्यायालय की शक्तियों में कमी करना हो, समवर्ती सूची के विषयों में एवं राज्य में विरोध होने की जहां संभावना हो, तथा व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना हो। इस अधिकार का प्रयोग राज्यपालों ने खूब किया है, जिससे वह राज्य व केंद्र के मध्य कड़ी का रूप ग्रहण कर चुके हैं। विषय वस्तु, तो आर्टिकल 200 विधेयक पर सहमति। तो राज्यपाल द्वारा राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयकों पर स्वीकृति प्रदान करना, ये उसका विशेष अधिकार है। तो उसे वो एक प्रकार से अनुमति दे सकता है, अनुमति नहीं दे सकता है, या राष्ट्रपति के लिए उसे सुरक्षित कर सकता है। दूसरा है राज्यपाल द्वारा विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख लेना। 213 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल को दी गई है, लेकिन कब? जब विधानमंडल अवकाश में हो। आर्टिकल 217, तो राज्यपाल की उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति द्वारा सलाह लेना। 233, राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। 234, राज्यपाल द्वारा न्यायिक सेवा के लिए नियुक्ति जिला न्यायाधीशों को छोड़कर। अब कुछ प्रश्न हैं जिनको देखना है। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा? तो भाई महावीर रहे हैं, श्री रामेश्वर ठाकुर, बलराम जाखड़। तो इसमें जो सही आंसर होगा दोस्तों, सही आंसर जो होगा, हम लोगों ने न्यायमूर्ति अंशुमान सिंह के बारे में नहीं पढ़ा है और ये क्वेश्चन आया था MPPSC 2019 में। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहे? कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहे हैं
तो जीडी दीक्षित थे, सॉरी पीवी दीक्षित थे, एनडी ओझा थे और जस्टिस जीपी सिंह थे, लेकिन जस्टिस जीडी दीक्षित नहीं थे। उच्चतम न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्चतम न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों में कौन करता है नियुक्ति? राज्यपाल करता है, राज्यपाल करता है। फिर मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो कौन थी? सरला ग्रेवाल थी। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्राप्त है? तो ये आर्टिकल 213 के तहत है ना, आर्टिकल 213 के तहत। फिर निम्नलिखित में से कौन संत भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल थी? सर्वप्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। संत भारत में कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश की थी। राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? सत्रावसान का आदेश राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। चलिए दोस्तों, यहाँ से हमारा ये राज्यपाल वाला चैप्टर समाप्त होता है। अभी तक हम लोगों ने 4 चैप्टर समाप्त कर लिए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।